वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 जून 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो देखो, आपका एपीएससी का प्रीलिम्स भी हो चुका है, यूपीएससी का प्रीलिम्स भी हो चुका है। अभी जो हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं वो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देने वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और इस साल मेंस देने वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो अब से अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स दे दिया है तो एकदम सिंसियरली आप डेली करंट अफेयर्स देखना स्टार्ट कीजिए। यही सारे टॉपिक हैं जो आपको सीधे सीधे अलग अलग जीएस पेपर के मेंस में देखने के लिए मिलेंगे। तो लेट्स बिगिन फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। तो पहला हम सेंसस के बारे में पढ़ेंगे। सेंसस मतलब जनगणना एक तरह से। सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंसस। सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंसस कैन डायरेक्टली बी आस्क्ड इन योर मेंस एग्जामिनेशन, और इसमें से बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्मॉल डिटेल्स हैं जो नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं और जिसके काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहेगी। सेकेंड टॉपिक इज न्यू स्टडी मेक कंट्रोवर्शियल वेदर ट्विकिंग आइडिया मोर रियलिस्टिक। नया स्टडी जो है वो कंट्रोवर्शियल वेदर ट्विकिंग आइडिया को और ज़्यादा रियलिस्टिक बना रहा है। तो ये जीएस पेपर 1-3 ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। और थर्ड टॉपिक है कि जब आप रियल जीडीपी पढ़ते हो, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ते हो, डब्ल्यूपीआई पढ़ते हो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पढ़ते हो, उसमें एक बेस ईयर होता है। जो करंट बेस ईयर ऑलमोस्ट 2011-12 के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अब 2011-12 और अब हम 2025 में चल रहे हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया, मोर देन 12-13 ईयर्स हो गए हैं। तो अब ये बेस ईयर चेंज होने की बात हो रही है। ये भी प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ऑल द टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। तो पहले हम बात करेंगे सेंसस का। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनाउंस दैट इंडिया विल कंडक्ट इट्स नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन 2 phases, with counting to be completed by March 1, 2027, the first such exercise since 2011। और ये काउंटिंग कब खत्म होगा? 1 मार्च को खत्म होगा 2027 में। 2011 के बाद ऑलमोस्ट 16 ईयर कंप्लीट होगा जब हम सेंसस कर रहे हैं। अदरवाइज सेंसस 10 साल में हो ही जाता था। हर 10 ईयर में सेंसस कंप्लीट हो गया है आज़ादी के बाद से। बट अभी टाइम क्यों लगा? पहले तो कोविड आ गया था 2020-21 में, तो गवर्नमेंट ने सेंसस को टाल दिया क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स बहुत बनाने होंगे। यहाँ पे कोई भी सरकारी ऑफिसर होगा या टीचर होगा या कोई भी गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट पर्सन होगा जो घर घर जाता है और वहाँ पे जाकर डिटेल लेता है, तो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश करना होगा। इसी वजह से सेंसस टाल दिया गया था और टलते टलते इतना टल गया है कि हम लोग 2025 में खड़े हैं और 2027 तक जाके ये काउंटिंग पूरी होगी, क्योंकि सेंसस कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। पूरे देश का पॉपुलेशन काउंट करना है। ऐसा ये सर्वे नहीं है। सेंसस और सर्वे में क्या डिफरेंस होता है? जब हम बात करते हैं सेंसस और सर्वे, सर्वे में क्या होता है कि कुछ पॉपुलेशन ले ली जाती है। मे भी 1 लाख पॉपुलेशन को काउंट कर लिया गया, मे भी 10,000 पॉपुलेशन ही काउंट कर दिया गया अलग अलग एरियाज में जाके, और अलग अलग एरियाज में जाके उनके बेसिस पे जो डेटा बनाया गया उसी को मान लिया गया कि पूरे नेशन वाइज यही डेटा चल रहा है। बट सेंसस जो है वो हर घर घर जाया जाएगा, किसी घर को छोड़ा नहीं जाएगा, और वहाँ से जो डिटेल लाया जाएगा वो पूरी कंट्री की इंफॉर्मेशन बनेगी। तो इंफॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको सेंसस में दिखाई देंगी। अब सेंसस का जिक्र क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है? बिल्कुल है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप आर्टिकल 246 पढ़ते हो तो 246 में 7 शेड्यूल के थ्रू जब आर्टिकल्स आते हैं तो यूनियन लिस्ट जो बनता है, अब 246 क्या करता है? सेंटर में, स्टेट में टॉपिक्स को बांटता है, लिस्ट्स को बांटता है, सब्जेक्ट्स को डिवाइड करता है, और वो 7 शेड्यूल में सारे सब्जेक्ट बटे हुए हैं। तो वहाँ की यूनियन लिस्ट में जो एंट्री नंबर 69 है वो सेंसस के लिए रखी गई। लीगल प्रोविजन क्या है? बाद में एक्ट्स भी बना। सेंसस एक्ट बना हुआ है 1948 में, सेंसस रूल बना हुआ है 1990 में। तो सेंसस एक्ट और सेंसस रूल ये भी सेंसस को गवर्न करते हैं। रूल जो है वो एक तरह से उसको आप सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मान सकते हो। सेंसस एक्ट, एक्ट मतलब इसको पार्लियामेंट ने पास किया था, तो ये इसके पास स्टैट्यूटरी बैकिंग है, लीगल बैकिंग है इसके पास। सेंसस करने वाले ऑफिसर लोग कौन है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डायरेक्टली अंदर आता है। ये एक डेकेनियल सेंसस एक्सरसाइज है। डेकेनियल का मतलब 10 सालों में होने वाला। जनरली 16th डेकेनियल 1872 से ही होता आ रहा है। अंग्रेजों के टाइम से, ब्रिटिशर्स के टाइम से सेंसस इंडिया में होते आ रहा है। सिस्टमेटिकली कंडक्ट होता है, थ्रू आउट द कंट्री कंडक्ट होता है। दिस विल बी द 8th सक्सेसिव एक्सरसाइज कंडक्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद से 8th सक्सेसिव एक्सरसाइज होगा। पहली बार सिंक्रोनस वे में सेंसस कंडक्ट किया गया था 1881 में,
और उस समय जो लीडरशिप था वो WC प्लाउडेन का था, और उसके बाद से इट बिकेम रेगुलर एक्सरसाइज। तो ये जितने फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल दीज फैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स। और इसमें से जो बेसिक चीजें हैं, खासकर लीगल प्रोविजन और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, मेंस में भी आप लिखोगे। तो सेंसस का क्या है प्रोसेस? डेटा को कलेक्ट किया जाता है, डेटा को फिर कंपाइल किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, पूरा का पूरा पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मेंशन है, एम्पायर अकबर के आईने अकबरी में भी मेंशन है। लीगल फ्रेमवर्क के लिए सेंसस एक्ट 1948 तो है ही। सेंसस इज लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट, मेकिंग इट अ सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूनियन लिस्ट में है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। India will be counting its people after a gap of 16 years in the first digital census। अभी जो सेंसस होगा वो कैसा सेंसस होगा? डिजिटल सेंसस होगा, डिजिटल वे में किया जाएगा, जिसमें कास्ट सेंसस भी इनोमरेट किया जाएगा। क्रिटिकल नंबर्स क्या होंगे? एन इनोमरेटर एट अ हाउस होल्ड इन हैदराबाद ड्यूरिंग द 2011 सेंसस। देखो यहाँ पे एक पर्सन जो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो किसी घर में गए और वहाँ पे वहाँ के सारे लोगों का डिटेल लेते हैं। और ऐसे ये कितने घर जा पाते हैं? 20-25 घर हार्डली जा पाते हैं, एक एक घर में आधा आधा घंटा लगता है। अगर ये 10 घंटे भी काम करेंगे तो 20 घर ही जा पाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। दैट इज नॉट अ वेरी इजी वर्क। सारा डिटेल्स लेना होता है, फिलअप करना होता है, पहले तो मैनुअली ही सारा फिलअप करना होता है, बट अभी इस बार ये डिजिटली किया जाएगा। October 1st 2026 रेफरेंस डेट फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड द नॉन सिंक्रोनस स्नोबाउंड एरिया ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। रेफरेंस डेट उन लोगों के लिए 1 अक्टूबर लिया गया है और बाकी कंट्री के लिए 1 मार्च लिया गया है। बाकी जो ये लद्दाख और इनकी बात हो रही है, जम्मू कश्मीर के हिली एरियाज की बात हो रही है, उनका सेंसस पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। Around 24 lakh enumeration blocks finalized for 2011 census are likely to be used for 2027 census. Each EB मतलब enumeration block usually comprise 150 to 180 houses और 650 to 800 people। एक EB में 150 to 180 houses होते हैं और इसके हिसाब से इनको बांटा जाता है, ठीक है। और वहाँ पे एक, अब ऐसे कितने EB हैं? इनोमरेशन ब्लॉक है 24 lakhs। कुछ बड़ा कंट्री तो हम लोग हैं ही, पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। सेंसस का हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट टाइम से आप ऋग्वेद की बात कर लो, अर्थशास्त्र की बात कर लो, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन काउंटिंग का कहीं ना कहीं जिक्र जरूर मिलेगा। अर्लियर कोलोनियल एफर्ट्स भी हुए। पार्शियल सेंसस हुआ इलाहाबाद में 1824 में, बनारस में 1827 में एंड ढाका ढाका में 1830 में। मॉडर्न सेंसस WC प्लाउडेन के अंदर स्टार्ट हुआ एक तरह से, है ना। लॉर्ड रिपन जो था, लॉर्ड रिपन के अंदर स्टार्ट हुआ, आप ये बोल सकते हो। फर्स्ट मॉडर्न सेंसस कंसीडर्ड सिंक्रोनस एंड साइंटिफिक, इसको साइंटिफिक सेंसस बोला गया। तो 1881 से फर्स्ट मॉडर्न सेंसस की बात हम लोग इंडिया में करते हैं, और उसके बाद से सेंसस रुके नहीं, सेंसस होते गए। 1881, 1891, ऐसे 1941 तक होता गया। 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बहुत डिफिकल्ट टाइम था, तब भी सेंसस को कंडक्ट कराया गया। तो 1881 से जो WC प्लाउडेन और साथ में वहां का जो उस समय का इंडिया में जो वायसराय हुआ करता था, लॉर्ड रिपन, इसका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ द सेंसस इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हम लोग पढ़ चुके, आर्टिकल 246 पढ़ चुके। कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होता है डेकेनियल पीरियोडिसिटी के लिए, मतलब 10 साल में एक बार सेंसस होगा, इसके लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, बट ट्रेडिशनली कंडक्ट किया जा रहा है 1881 से, बस वही बात है। और जैसे ही सेंसस कंप्लीट होगा, हमारा आर्टिकल 81 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है कि पूरे देश में जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बटी हुई है, जितने लोकसभा में सीट्स बटे हुए हैं, वो लोकसभा के सीट्स वो किस बेसिस पर डिसाइड होंगे? वो सेंसस के बेसिस पर डिसाइड होंगे, जो 2026 के बाद होगा। इसी वजह से यहाँ पे डेट क्या रखा हुआ है? 2027 तक कंप्लीट कराने का सोचा हुआ है कि इसके बाद से पूरा लोकसभा का डीलिमिटेशन कर दिया जाएगा। डीलिमिटेशन मतलब पॉपुलेशन अलग अलग जगहों की अलग अलग आएगी, उसमें और ज्यादा सीट्स वगैरह चेंज किया जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बदली जा सकती हैं। तो आर्टिकल 81, आर्टिकल 82 गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर दिस ईयर मेंस एग्जामिनेशन। लीगल फ्रेमवर्क क्या है? सेंसस एक्ट के बारे में हम बात कर ले, 1984 नहीं है ये, दैट इज 1948, ठीक है, देयर इज अ सम मिस्टेक, 1948। सेंसस एक्ट की जब हम बात करते हैं तो हमने सेंसस एक्ट क्या पढ़ा? 1948 ही पढ़ा है, नॉट 1984।
mandates the government to conduct the census whenever they consider it necessary or desirable। जब गवर्नमेंट को लगेगा कि सेंसस कराना नेसेसरी है, सेंसस कराना डिजायरेबल है, तो सेंसस गवर्नमेंट करा लेगी। इट एम्पावर्स सेंसस कमिश्नर टू कलेक्ट एंड पब्लिश डेटा। ये एम्पावर करती है सेंसस कमिश्नर को कि कलेक्ट करे और पब्लिश करे डेटा को। इम्पोजेस पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है सेंसस प्रोसेस का तो उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। अलाउज द गवर्नमेंट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग द सेंसस। अब देखो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि दैट इज द वायलेशन ऑफ योर राइट टू प्राइवेसी। गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी ये लॉ बना हुआ है, सेंसस एक्ट, लॉ के थ्रू वो काम कर रहा है। विदाउट इलीगली गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रहा है। और सेंसस रूल भी बना बाद में, डिटेल्स द प्रोसीजर फॉर डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर बताएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा बताएगा। इंश्योर्स द प्राइवेसी ऑफ रेस्पोंडेंट्स बाय प्रोहिबिटिंग अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर। इन पब्लिक इंफॉर्मेशन का, पर्सनल इंफॉर्मेशन का अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि कोविड के बाद 2021 के बाद इसमें धीरे धीरे इसको डिले कर दिया गया। करंट स्टेटस क्या है? ऑल्दो 2021 सेंसस वाज डिलेड, प्रिपरेशन वर्क इज ऑनगोइंग टू इंश्योर डेटा कलेक्शन कैन बी रिज्यूम्ड इफेक्टिवली। प्रिपरेशन वर्क इसमें चल रहा है। नया रेफरेंस डेट मार्च 1 2027 का आ चुका है। पोस्टपोनमेंट जो इतना किया गया, 6 साल का जो पोस्टपोनमेंट हो गया, 5-6 साल का, इसके पीछे क्या इम्पैक्ट होगा? पॉलिसी मेकिंग एंड वेलफेयर प्रोग्राम अपडेटेड बेस्ड ऑन सेंसस डेटा आर डिलेड, अफेक्टिंग रिसोर्स एलोकेशन एंड गवर्नेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है दैट यू शुड बी मेंशनिंग इन योर मेंस एग्जामिनेशन। कि डिले से क्या हो रहा है कि हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, हमारे पास रियल डेटा नहीं है, हमारे पास बासी डेटा है, हमारे पास ओल्ड डेटा है। वो गवर्नमेंट इस डेटा का यूज कहाँ करती है? नए पॉलिसीज बनाने में, नए प्रोग्राम्स बनाने में, है ना, जिसको रिसोर्स कैसे एलोकेट किया जाए, प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाएं, गवर्नेंस कैसे किया जाए, उन सब कामों में। और वो सब चीजें जो है वो बहुत इफेक्टिवली शायद नहीं हो पा रही होंगी। इस बार कास्ट डेटा को भी इंक्लूड किया जाएगा। कास्ट इनोमिनेशन किया जाएगा। शेड्यूल ट्राइब का भी इनोमिनेशन किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद फर्स्ट टाइम ये डिसीजन लिया है। पॉलिटिकल एंड सोशल रीजन क्या है डिले का? प्रिपरेशन करने की वजह से, फ्यूचर यूज की वजह से। फ्यूचर यूज क्या होगा? वापस से डिलिमिटेशन होना है, इस वजह से भी इसको थोड़ा डिले कर दिया गया है। वुमेन का रिजर्वेशन, 33% वुमेन रिजर्वेशन भी इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है सेंसस के बाद से दिखाई देने लगेंगी। अपकमिंग सेंसस में क्या फीचर होंगे? दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। बहुत ज्यादा मेंस में ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती हैं। फर्स्ट डिजिटल सेंसस डेटा कलेक्शन विल बी डन थ्रू अ मोबाइल एप्लीकेशन रिप्लेसिंग पेपर शेड्यूल्स। मोबाइल एप्लीकेशन से डेटा कलेक्शन किया जाएगा, पेपर शेड्यूल्स को रिप्लेस किया जा रहा है। कास्ट इनोमिनेशन इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस। कास्ट डेटा विल बी कलेक्टेड अलोंगसाइड SC/ST डेटा। कास्ट डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा SC/ST डेटा के साथ में। ठीक है, सेल्फ इनोमिनेशन ऑप्शन रहेगा, ऑनलाइन पोर्टल रहेगा, फेज 1 फेज 2 में डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज है उनके सीट्स में जो चेंजेस हैं, जो जनरली 1971 सेंसस के बेसिस पे हो रहे हैं, अब 2026 के बाद सेंसस के बाद वहां के उसके बेसिस पे किए जाएंगे। दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज इम्पैक्ट, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और काफी चांसेस हैं कि इस पे क्वेश्चन आपको अगले साल प्रीलिम्स में या इस साल मेंस में जरूर देखने के लिए मिलेगा। हम लोग थोड़ा पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन 1951 में हमारा पॉपुलेशन परसेंटेज जंप था 13%। फिर 1961 में पॉपुलेशन जंप 22%। 1971 में 25%। हम पॉपुलेशन एक तरह से एक्सप्लोजन में चले गए थे, है ना। 25% पॉपुलेशन बढ़ जाना, डेकेडल ग्रोथ में हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में चल रहे थे। फिर 25%, फिर थोड़ा थोड़ा घटा। गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स बनाने शुरू किए, 22%। फिर हम कितने पे आ गए? 18%। और अभी 19% आपको क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी हमने टाइम ज़्यादा ले लिया है। 2011 से 16 ईयर्स का टाइम ले लिया है। अदरवाइज ये पॉपुलेशन ग्रोथ आपको परसेंटेज में थोड़ा और कम देखने के लिए मिलता, बट हमारा डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ और ज़्यादा कम हो जाना चाहिए। हम लोगों को धीरे धीरे रिप्लेसमेंट लेवल पे आ जाना चाहिए कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा है, बट एट द सेम टाइम हमारा पॉपुलेशन डिक्लाइन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और बहुत माइन्यूट इंक्रीज अगर हो रहा है 1%, 2%, 3% इन अ डिकेड, दैट इज ओके फॉर अस। उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट 40, 50, 70 ईयर्स के लिए हम लोग 2-5% तक का इंक्रीमेंट हम लोग लेके चल सकते हैं। पॉपुलेशन जो है 1951 में
36 करोड़ ही था, फिर 43 करोड़, ठीक है, फिर हमारा 100 करोड़, हम लोग 100 करोड़ का नेशन बन गए थे 2001 में। अभी हम लोग 150 करोड़ के आसपास पहुंचने वाले हैं। अब वो एग्जैक्ट सेंसस जब होगा तो ही पता चलेगा हम कहाँ पहुंच चुके हैं। हम चाइना को तो हम क्रॉस कर ही चुके हैं। चैलेंजेस इन द पॉपुलेशन सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस में चैलेंज क्या है? पब्लिक का रिलेक्टेंस हो सकता है, पब्लिक नॉन कंप्लायंस कर सकती है, डेटा का मिसयूज हो सकता है, प्राइवेसी कंसर्न्स हो सकता है, ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं डेटा शेयर करने से रिफ्यूज भी कर सकती हैं, डेटा के एक्यूरेसी कई बार कितना है वो भी हमें देखना पड़ेगा, कवरेज कैसा है वो भी देखना पड़ेगा। इन द 2011 census, some area in Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh faced delays and incomplete enumeration due to geographic challenges. Geographic challenges की वजह से incomplete enumeration हुआ. Logistical and administrative difficulties. The magnitude of census process makes it prone to administrative inefficiency and logistical issues. तो जो भी सेंसस प्रोसेस का एक तरह से मैग्नीट्यूड आया, उसके वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी यहाँ काफ़ी होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें इस बार देखना पड़ेगा कि लॉजिस्टिकल इश्यूज नहीं हो। लॉजिस्टिकल इश्यूज मतलब जो भी लोग सेंसस कंडक्ट कराने वाले होंगे, सेंसस मशीनरी होगी, हमारे पास पर्सनेल का शॉर्टफॉल नहीं हो, हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है या हमारे पास जितने भी मशीनरी की ज़रूरत होगी उसका शॉर्टफॉल नहीं हो, तो लॉजिस्टिकल इश्यूज को हमें देखना पड़ेगा। पॉपुलेशन सेंसस में और क्या चैलेंजेस हैं? टेक्नोलॉजी को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे अडॉप्ट करते हैं, डिजिटल लिटरेसी कितना रहता है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करने वाली हैं। कास्ट को कैसे क्लासीफाई किया जाए, कैटेगराइज किया जाए, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ह्यूज चैलेंज। फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स, पैसे भी बहुत खर्च होने वाले हैं। सिग्निफिकेंट फंडिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स विच मे नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल। 2021 सेंसस वाज डिलेड इन पार्ट ड्यू टू फंडिंग कंस्ट्रेंट। कोविड के बाद से पैसे की भी बहुत किल्लत हो गई, हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी फिजिकल डेफिसिट धीरे धीरे कम हो रहा है, ये भी एक रीज़न है कि हमने अपने सेंसस को डिले किया। इंक्लूजन ऑफ कास्ट डेटा इन सेंसस 2027, अब कास्ट डेटा होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा? पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट देख लेते हैं। वेलफेयर प्रोग्राम और ज़्यादा टारगेटेड होंगे, है ना। अदर बैकवर्ड कास्ट क्या है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन क्या है, पॉवर्टी कितना है इन लोगों में, ये सब डेटा जब हमारे पास एग्जैक्ट होंगे तो हमारा जो पहले से वेलफेयर प्रोग्राम जितने भी चल रहे हैं, मनरेगा वगैरह बहुत सारे जो वेलफेयर प्रोग्राम हैं वो और ज़्यादा टारगेटेड हो जाएंगे। मंडल कमीशन जो 1980 में जिनका डेटा रिवील किया गया था, यूज्ड कास्ट डेटा फ्रॉम द 1931 सेंसस, मतलब 1980 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था, जो 1931 का कास्ट डेटा इन्होंने यूज किया था टू रिकमेंड 27% रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन गवर्नमेंट जॉब। मतलब आज़ादी के पहले का डेटा इन्होंने यूज किया था। तो अगर हमें अभी का डेटा होगा तो हम अभी के डेटा के हिसाब से इसमें जो भी चेंजेस चाहिए और ज़्यादा बेटर टारगेटिंग के लिए, कम करना हो ज़्यादा करना हो, जो भी है गवर्नमेंट इस पर विचार कर सकती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसी कितना एक्यूरेट है वो हम यहाँ पे देख पाएंगे। पॉलिसी प्लानिंग और अच्छे से बन पाएगी, सोशल जस्टिस को और ज़्यादा हम प्रमोट कर पाएंगे। जो भी ग्रुप्स डिस्क्रिमिनेटेड हैं और मार्जिनलाइज्ड हैं उनका जो कंसर्न्स है वो एड्रेस कर पाएंगे। इनइक्वालिटीज़ को टैकल किया जा सकता है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, ये सारा टैकल किया जाएगा। निगेटिव एस्पेक्ट क्या है? पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए डेटा यूज होने लगेगा, वोट बैंक के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए यूज होने लगेगा, सोसाइटी फ्रेगमेंटेड होने लगेगी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोगों में भी एक कास्ट बेस्ड फीलिंग्स जो है वो और ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी। Debate over OBC reservation has led to tension in states like Tamil Nadu, where there is a resistance against a population-based delimitation. Overemphasis on caste, relying too heavily on caste data for policy making, could overshadow other important factors like economic status, education, regional development. बहुत ज़्यादा अगर हम कास्ट डेटा पे हेवली रिलाई करते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए, तो वो क्या करेगा? बाकी चीज़ें को ओवरशैडो कर देगा कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, एजुकेशन क्या है, और रीजनल डेवलपमेंट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको हमेशा मिस कर दिया जाता है या इग्नोर कर दिया जाता है। फिर एक पॉइंट तो हमने पकड़ ही लिया, वेलफेयर। दूसरा बात करते हैं हम फेडरलिज्म के ऊपर। फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अभी कास्ट, ये सेंसस के बाद में, कास्ट से कोई मतलब नहीं है, सेंसस के बाद में पॉलिटिकल पावर रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, क्योंकि जिस स्टेट में जितने लोकसभा के सीट्स हैं वो चेंज होने वाले हैं इस सेंसस के बाद में। क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पे, पहले जो पॉपुलेशन के आधार पे 1971 का सेंसस यूज हो रहा है, उस बेसिस पे किसी स्टेट के पास ज़्यादा या किसी स्टेट के पास कम लोकसभा के सीट है। अभी अगर 2026-27 का सेंसस यूज किया जाएगा तो हो सकता है जिस स्टेट यूपी और बिहार के पास लोकसभा के सीट्स और ज़्यादा चले जाएं,
केरला वगैरह से लोकसभा के सीट्स और ज्यादा कम हो जाते हैं। पॉलिटिकल पावर जो है सेंटर में बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है। द 2027 census will guide seat allocation in parliament and state assemblies. States with higher population growth may gain more seats. Unequal representation. States with lower population growth, like in the south, may lose political influence. Tamil Nadu may lose seats due to its lower population growth compared to Uttar Pradesh. तमिलनाडु सीट लूज करेगा ड्यू टू इट्स लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ कंपेयर टू उत्तर प्रदेश। ये तो मैंने आपको समझाया ही। रिसोर्स एलोकेशन में भी डिस्प्यूट्स होंगे। डिलिमिटेशन कुड लीड टू डिस्प्यूट ओवर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। वेलफेयर प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार में आर्ग्यू फॉर मोर रिसोर्स ड्यू टू इट्स लार्ज पॉपुलेशन, जबकि छोटे स्टेट को डिसएडवांटेज फील होगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या स्ट्रेंथन होगा, देखते हैं। एक्यूरेट डेटा फ्रॉम द सेंसस कैन इंप्रूव वेलफेयर स्कीम, टारगेट्स टू स्टेट नीड एनहांसिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सेंसस 2027 के लिए वे फॉरवर्ड क्या है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को और ज़्यादा हमें इम्प्रूव करना है। एआई को हम रियल टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स को और को बढ़ा सकते हैं। ट्राइबल काउंसिल्स के साथ, एनजीओज के साथ, लोकल लीडर्स के साथ पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी हो जाएगा। खासकर मार्जिनलाइज ग्रुप, ट्राइबल्स, माइग्रेंट कम्युनिटीज, इनका डेटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन करना पड़ेगा। रीजनल कंसर्न्स को भी एड्रेस करना पड़ेगा जब डेटा कलेक्शन की बात आएगी। इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग बढ़ा देनी चाहिए। टॉपिक नंबर 2 पे चलते हैं। न्यू स्टडी मेक्स कंट्रोवर्शियल वेदर ट्विकिंग आइडिया मोर रियलिस्टिक। जो वेदर ट्विकिंग आइडिया है, वेदर को कैसे ट्विक किया जाए। फॉर एग्जांपल, अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो क्लाइमेट चेंज में फील किया जा रहा है वो क्या है, टेम्परेचर राइज कर रहा है। टेम्परेचर राइज क्या कर रहा है, टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, चलिए हम ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेस। अब जैसे ये है हमारा अर्थ, अर्थ पे यहाँ से रेडिएशन आ रही है और यहाँ से रेडिएशन जा रही है। अब अर्थ किस से गर्म होता है, अर्थ गर्म होता है जब सन से रेडिएशन आ रही होती है, उनसे गर्म नहीं होता है। जब सन से अर्थ से टकराने के बाद रेडिएशंस वापस आ रही होती हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे रेडिएशंस जो होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, वो उनको ट्रैप कर लेती हैं और उसके वजह से यहाँ पे अर्थ जो है हमारा गर्म रहता है। और इस साल यूपीएससी का वन ऑफ द क्वेश्चन भी था, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता। नहीं होता तो ये डायरेक्ट सनलाइट यहाँ आती, टेम्परेचर ज़्यादा रहता दिन में। रात में कोई यहाँ पे गैस है ही नहीं जो गर्मी को होल्ड करके रखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कुछ नहीं है, तो रात में ठंडा बहुत ज़्यादा रहता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वायरमेंटली हम लोग यहाँ पे या जोग्राफिकली बता सकते हैं। बट अभी क्या है, अभी अगर यहाँ से अर्थ गर्म होता है तो फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं। और वो एक काम क्या है कि अगर जो अर्थ की जो सन की रेज हैं वो ऊपर से ही आके और वापस से ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो जाए, तो फिर यहाँ पे अर्थ में गर्मी जो होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। और फिर या अर्थ पे अगर हम स्नो और एल्बिडो इफेक्ट बढ़ा दें तो भी ये आके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो भी गर्मी यहाँ पे कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे गर्मी का वजह क्या है कि अर्थ जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर रेडिएशंस को एमिट करता है, और ये एमिटेड रेडिएशन ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करती हैं। द ग्लोबल डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स रिमेन्स क्रिटिकल इशू विद ग्रीन हाउस गैस इमिशन ऑन द राइज। इन एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, some researchers propose technology like stratospheric aerosol injection। अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में एरोसोल को इंजेक्ट किया जाए डायरेक्टली टू कूल द प्लेनेट। कुछ रिसर्चर्स ऐसा बोल रहे हैं। तो पहले तो हम एरोसोल के बारे में भी जान लेते हैं कि एरोसोल होता क्या है। यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इस पे क्वेश्चन इस साल आया है। एरोसोल इज अ सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल। फाइन मतलब बहुत छोटा सॉलिड पार्टिकल हो सकता है, या लिक्विड का ड्रॉपलेट भी हो सकता है, और कोई अदर गैस भी हो सकता है। न्यूट्रल एरोसोल डस्ट हो सकते हैं, सी सॉल्ट हो सकता है, सी सॉल्ट नमक जो खाने में यूज करते हैं, वोल्केनिक ऐश भी हो सकता है, पॉलन भी हो सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल जो हमने खुद बनाया है वो स्मोक हो सकता है, सूट, इंडस्ट्रियल एमिशन, स्प्रे फ्रॉम एरोसोल कैंस, ये भी हो सकता है। तो अब एरोसोल इंजेक्शन पे आते हैं। ग्लोबल डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पे तो बढ़ती जा रही है, ये तो हमें देखने के लिए आ ही रहा है। ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी बढ़ता जा रहा है। In effort to combat climate change, some researchers propose technology like stratospheric aerosol injection. SAI involves injecting aerosol into the stratosphere to reduce sunlight reaching the Earth's surface. Sunlight को reduce करना है जो Earth surface तक पहुंच रही है। This method is inspired by volcanic eruption, which naturally cool the planet by releasing aerosol. ये मेथड इंस्पायर है वोल्केनिक इरप्शन से। जब वोल्केनोज इरप्ट करती हैं तो वो धीरे धीरे क्या करता है, प्लेनेट को कूल करता है।
अब ये देखना होगा कि जो भी एरोसोल हम इंजेक्ट करेंगे उसका मटेरियल का टाइमिंग क्या है, लोकेशन क्या है, इन सब बातों पे उसका इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है। सोलर क्लाइमेट इंटरवेंशन मेथड क्या है? देखो, सन से जो लाइट आ रही है, स्पेस बेस्ड मेथड क्या है कि ऊपर ही ऊपर वो रिफ्लेक्ट होके चली जाए, या फिर आपने एरोसोल इंजेक्ट कर दिए, एरोसोल जो है वो भी ऊपर ही ऊपर रिफ्लेक्ट करके चली जाए। ठीक है, इससे भी क्या होगा, ऊपर ही ऊपर स्ट्राटोस्फेयर में आपने लगा दिया स्ट्राटोस्फेयर, नीचे क्या है, ट्रोपोस्फियर है जिसपे हम लोग हैं, ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर क्या होता है, स्ट्राटोस्फियर। तो स्ट्राटोस्फियर में ही अगर आपने एरोसोल इंजेक्ट कर दिया तो ऊपर ही ऊपर वो निकल जाएगी। वैसे सन रेज जब नीचे पड़ती हैं, नीचे पड़ते ही हैं, तो यहाँ पे क्या हो रही है, सन रेज एब्जॉर्ब हो रही हैं, दैट आर बीइंग एब्जॉर्ब। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, आइस है, वाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है, आपने पढ़ा होगा, इसलिए गर्मियों में व्हाइट कपड़े ज्यादा पहनते हैं तो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इसको बोलते हैं एल्बिडो। तो यहाँ पे एल्बिडो की वजह से ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। अगर व्हाइट क्लाउड्स होते हैं तो भी ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट ही करते हैं। ठीक है, सोलर क्लाइमेट इंटरवेंशन मेथड क्या है, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ हाई एल्टीट्यूड सीरस क्लाउड, हाई एल्टीट्यूड सीरस क्लाउड्स को कम करना। ठीक है, तो ये, और क्योंकि ये क्या करते हैं, यहाँ से ये जो गर्म रेज हैं टकरा के वापस अर्थ पे आती हैं, जो कि ट्रैप हो जाती हैं, और इनकी वजह से गर्मी बढ़ती है। तो ये सारा जो है, इसको बोलते हैं सोलर क्लाइमेट इंटरवेंशन मेथड। इस बार जो है ओशियन से रिलेटेड इंटरवेंशन मेथड यूपीएससी ने पूछा है, अगली बार प्रीलिम्स में हो सकता है सोलर क्लाइमेट इंटरवेंशन मेथड पूछ ले जाए। एपीएससी भी ये चीजें पूछ रही है। अगर आपने एपीएससी का पेपर दिया है तो आपको पता है कि एपीएससी का पेपर कुछ भी रैंडम सा आ रहा है, डिफिकल्ट सा आ रहा है, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। Simulation and finding. Researchers simulated various injection strategy like UK Earth system model. Injecting 12 million ton of sulfur. Sulfur dioxide अगर 12 million टन हम लोग इंजेक्ट करेंगे 13 किलोमीटर ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर कुड अचीव अ कूलिंग। तो 0.6 डिग्री सेल्सियस का कूलिंग होगा। 1 डिग्री सेल्सियस कूलिंग के लिए 21 मिलियन टन को एनुअली इंजेक्ट करना पड़ेगा सल्फर डाइऑक्साइड। इंजेक्टिंग एट हायर एल्टीट्यूड, हाई हाई पे हम लोग अगर इंजेक्ट करेंगे तो वहां पे हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो और ज़्यादा घट जाएगा। ओजोन, अब रिस्क और कंट्रोवर्सीज क्या है, अगर हम सोलर एरोसोल इंजेक्शन करेंगे स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर हमारा ओजोन लेयर वहां से डिप्लीट हो जाएगा। यही सल्फर जो है, सल्फर डाइऑक्साइड और बाकी अलग अलग गैसेस के साथ एसिड रेन करवा सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि सल्फर आपने एक जगह इंजेक्ट किया, वो दूसरे कंट्रीज में भी जाएगा, वहां भी एसिड रेन करेगा। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी घट जाए, उसकी वजह से हो सकता है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने लगे। देयर आर मेनी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज दैट कैन कम। गवर्नेंस चैलेंजेस होने लगेगा, बारिश किधर हो रही है, कहाँ हो रही है, और एमिशंस का कॉम्प्लेसेंसी बहुत ज़्यादा होने लगेगा। बेनिफिट्स क्या है, इमीडिएट कूलिंग तो मिलेगा आपको, इमीडिएट कूलिंग मिलेगा। क्लाइमेट इम्पैक्ट से आपको रिडक्शन मिलेगा। क्लाइमेट एडाप्टेशन का जो टाइम है, थोड़ा और टाइम बढ़ जाएगा हमारे पास। कूलिंग इफेक्ट कुड प्रोवाइड क्रूशियल टाइम फॉर सोसाइटीज टू अडेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमीज टू क्लाइमेट चेंज। Country could reinforce coastal areas or upgrade water management system. Potential benefit और क्या है, temporary measures और stop gap. Sai is not a permanent solution, obviously, but it can act as a stop gap while transitioning to renewable energy and lowering greenhouse gas emission. Possible cost effectiveness क्या है, though expensive, Sai might be cheaper in the short term compared to the economic damage from unchecked global warming. एग्जाम्पल क्या है, डैमेज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से डैमेज और ज़्यादा हो सकता है। कुड एक्सीड द कॉस्ट ऑफ एरोसोल डिप्लॉयमेंट, एरोसोल डिप्लॉयमेंट का कॉस्ट को एक्सीड कर जाए, तो इसीलिए हो सकता है कर भी दिया जाए। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, स्ट्रेटोस्फीयर का ओजोन का रिस्क है डिप्लीट करने का। रेनफॉल का पैटर्न, मॉनसून का पैटर्न चेंज हो सकता है, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है। पोटेंशियल फॉर टर्मिनेशन शॉक, अचानक से अगर हम साई को इंजेक्ट करना बंद कर देंगे तो फिर अचानक से फिर कैसी चीजें आएंगी वो हमें पता नहीं है। ठीक है, इकोसिस्टम इन ह्यूमन वुड नॉट हैव टाइम टू अडॉप्ट टू द रीबाउंड वार्मिंग। सोशल एंड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, ग्लोबल इंप्लीकेशंस होने लगेंगे, है ना, बिकॉज साई कूल्स द एंटायर अर्थ, इट्स बेनिफिट एंड साइड इफेक्ट क्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। आप नेशनल बाउंड्रीज पर रोक तो नहीं पाओगे। एथिकल एंड गवर्नेंस इशू आएगा, देयर इज नो ग्लोबल कंसेंसस ऑन हु हैज द राइट to deploy such powerful technology or how to make decision about it। तो ये ethical issue भी आएंगे। अनइक्वल बेनिफिट और अनइक्वल हार्म का भी यहाँ पे इश्यूज आएगा। कंक्लूजन क्या है, प्रोमिसिंग बट रिस्की, साइंस प्रॉमिसिंग बट ऑल्सो रिस्की।
नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एमिशन कट्स, है ना। हमें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे, ठीक है, तो हमें शॉर्टकट लेना अवॉइड करना चाहिए और हमें अपना फॉसिल फ्यूल का यूज कम करना चाहिए। ग्लोबल गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट की है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्लोबल गवर्नेंस की बात हो रही है, साई में भी हमें ग्लोबल गवर्नेंस की बात करनी चाहिए। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, न्यू बेस ईयर फॉर जीडीपी सीपीआई आईआईपी फ्रॉम अर्ली 2026। बेस ईयर क्या होता है? जब आप जीडीपी कैलकुलेशन पढ़ते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वहां हम नॉमिनल जीडीपी का क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं, रियल जीडीपी का भी पढ़ते हैं। रियल जीडीपी मतलब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस मतलब ओल्ड ईयर की प्राइसेस, जहां पे हम 2011-12 का प्राइस ले रहे होते हैं। नॉमिनल जीडीपी में हम उसी साल का प्राइस ले रहे होते हैं, करंट प्राइसेस। तो अगर हम अभी 2025 में चल रहे हैं तो 2011-12 की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, उसमें भी रियल जीडीपी का एसेंस उतना अच्छा आ नहीं रहा है। और मैं आपको बताते समय एक बार बिल्कुल बताया हूँ कि जो भी ये बेस ईयर होता है वो कुछ सालों बाद, 10 साल 15 साल बाद गवर्नमेंट उसको क्या करती है, चेंज कर सकती है। और सेम जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के लिए है, होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई के लिए है, और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी के लिए है। गवर्नमेंट 2026 से ये इसका बेस ईयर जो है वो चेंज करने वाली है। रेकमेंड किसने किया है? एनएससी ने रेकमेंड किया हुआ है। एनएससी के रिकमेंडेशन पे हमने पहले भी 2015 में चेंज किया था, 15 में चेंज करके हमने बेस ईयर 11-12 किया था। उसके पहले बेस ईयर 4-5 चला करता था। अभी हो सकता है बेस ईयर 2022-23 हो जाए, आफ्टर कोविड बेस ईयर हो जाए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसी नेस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज सेट अप एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। ACNAS will advise on the selection of new base year for GDP and ensure alignment with other macro indicator. ACNAS क्या करेगा? एडवाइस करेगा नया बेस ईयर कैसे लिया जाए जीडीपी का, और अदर माइक्रो इंडिकेटर से अलाइन किया जाएगा। द न्यू बेस ईयर इज स्लेटेड टू टेक इफेक्ट फ्रॉम जनवरी फरवरी 2026। नया बेस ईयर स्लेट किया जाएगा जनवरी फरवरी 2026 से। The timeline coincides with the release of the first and second advance estimates of national income for financial year 26। टाइमलाइन कोइंसाइड करेगा फर्स्ट और सेकंड एडवांस एस्टिमेट जो है नेशनल इनकम के फाइनेंशियल ईयर 26 के साथ। एक सीमलेस ट्रांजेक्शन यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या है? जीडीपी की बात, जीडीपी आप जानते ही हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस का मेजरमेंट करता है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस के बारे में बात करता है, और आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात करता है। अपडेट क्यों करना है जीडीपी को? अपडेट क्यों करना है? इन्फ्लेशन का इफेक्ट को थोड़ा रिमूव किया जाए, थोड़ा पुराना डेटा हो रहा है, डेटा क्वालिटी और इम्प्रूव किया जाए। ग्लोबल कंपैरिजन में भी हम पीछे हैं, बाकी कंट्रीज का डेटा और आगे का है। अदर रीजन्स अडॉप्ट टू पोस्ट पैंडेमिक डायनेमिक्स। पोस्ट पैंडेमिक डायनेमिक अडॉप्ट करना इज वेरी वेरी एसेंशियल, ठीक है, जिससे कि पॉलिसी मेकिंग को और ज्यादा सपोर्ट मिल सके। बेस ईयर रिवीजन क्यों जरूरी है? कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसको बार बार आप कैप्चर करते जाओ, पॉलिसी फॉर्मुलेशन चेंज होता जाएगा, इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी जो है वो इजी होता जाएगा। ये सब एग्जैक्टली ऐसे ही पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने हैं, और काफी चांसेस हैं कि यूपीएससी मेंस में शायद ये क्वेश्चन आप देखो। वाई बेस ईयर रिवीजन इज नीडेड? रिफ्लेक्टिंग स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चेंजेस। इकोनॉमिक चेंजेस जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चेंजेस हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। अपडेटिंग वेट एंड बास्केट आइटम, वेट एंड बास्केट आइटम यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। सारे सीपीआई का वेट अलग है, डब्ल्यूपीआई और इनके बास्केट्स जो है उनका वेट अलग है, हो सकता है इनका वेट का परसेंटेज भी क्या किया जाए, अपडेट किया जाए। अपडेटिंग द बेस ईयर का क्या एडवांटेज होता है? एक्यूरेट मेजरमेंट होगा इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन का मेजरमेंट पहले से बेटर होगा, जीडीपी का एस्टिमेशन भी बेटर होगा, यही सब चीजें हैं। वेलफेयर स्कीम्स का टारगेटिंग बेटर होगा। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेके आता है? आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी कौन लेके आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दोनों और ज्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे क्योंकि डेटा और ज्यादा पास का होगा। एडवांटेज क्या होगा? बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और ज्यादा सपोर्ट की जाएगी। कंक्लूजन क्या है? न्यू इकोनॉमिक रियलिटीज के साथ डेटा अलाइन होगा, पॉलिसी डिसीजंस बेटर होगा, सपोर्ट टारगेटेड होगा, एक्यूरेसी एंड ग्लोबल कंपेरेबिलिटी और ज्यादा इनहेंस होगी। ठीक है, तो ये सारे कंक्लूजन्स ही हैं जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो आई होप ये सारे टॉपिक आज आपके समझ में आए होंगे। प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर बोथ टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू एंड जय हिंद।